हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में पासिंग ऑफ बिल्स के बारे में बात करेंगे। कैसे स्टेट लेजिस्लेचर बिल्स को पास करता है, ये जो लॉज आप देखते हैं कैसे बनते हैं, इस वीडियो में आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल 196 में प्रोविजन दिया हुआ है कि बिल पार्लियामेंट में कैसे इंट्रोड्यूस होगा और कैसे पास होगा। तो सबसे पहला प्रोविजन जो आपको याद रखना है वो ये है कि जो बिल है वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। लेजिस्लेटिव असेंबली में भी हो सकता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी हो सकता है। तो आप अपने पास एक पेन और पेपर रखेंगे और संग संग इसके नोट्स प्रिपेयर करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि अ बिल शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द हाउसेस हैविंग अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए, जब तक दोनों हाउस असेंबली और काउंसिल, स्टेट के दोनों हाउस जब तक अग्री नहीं कर देंगे तब तक बिल पास नहीं होगा। और जो बिल लेजिस्लेचर में पेंडिंग है वो लैप्स नहीं होगा। अगर हाउस का प्रोरोगेशन हो जाता है तो वो बिल एज इट इज रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है अ बिल पेंडिंग इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट व्हिच हैज नॉट बीन पास्ड। अगर कोई बिल है जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेंडिंग है लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा पास कर दिया गया है तो वो असेंबली के डिसॉल्व होने पर लैप्स नहीं होगा। और अगर कोई ऐसा बिल है जो कि असेंबली में पेंडिंग है लेकिन और विच हैविंग, या फिर असेंबली से पास हो गया है लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेंडिंग है, इट इज पेंडिंग इन द काउंसिल, इट शैल लैप्स ऑन अ डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली। आर्टिकल 197 में है इफ आफ्टर अ बिल हैज बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट। अगर कोई बिल है जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया है और लेजिस्लेटिव काउंसिल को ट्रांसमिट कर दिया गया है लेकिन उस बिल को काउंसिल ने रिजेक्ट कर दिया है, तो ऐसे में क्या होगा? या फिर 3 मंथ इलैप्स हो गए हैं। किस चीज से इलैप्स हो गए हैं? काउंसिल के सामने बिल रखा हुआ है पर उन्होंने पास नहीं करा और 3 महीने निकल गए हैं। या फिर बिल को पास कर दिया गया है, जो भी अमेंडमेंट्स थे उन अमेंडमेंट्स को करके या अमेंडमेंट्स के बिना। ऐसा करने पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो बिल्स को पास कर देगी दोबारा से किसी सब्सिक्वेंट सेशन में, चाहे उन अमेंडमेंट के साथ चाहे उन अमेंडमेंट्स के बिना, और उसके बाद पास्ड बिल को लेजिस्लेटिव काउंसिल को भेज देगी। उसके बाद है 198 में स्पेशल प्रोसीजर दिया हुआ है मनी बिल्स के लिए। तो सबसे पहली बात जो आपको यहाँ याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ये है मनी बिल को कभी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। और जब एक मनी बिल लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया है तो उसके बाद उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल की रिकमेंडेशन के लिए भेज दिया जाता है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल को उसको 14 डेज, जब उसने उसको रिसीव करा उसके 14 डेज के अंदर अंदर उसको उस बिल को रिटर्न करना होगा। या तो वो उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। और उसके बाद जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो एक्सेप्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है उन सजेशंस को जो कि उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल ने दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अगर लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सेप्ट करती है काउंसिल के द्वारा दी गई किसी भी रिकमेंडेशन को तो ये माना जाएगा कि मनी बिल पास हो गया है दोनों हाउसेस के द्वारा, ये मान लिया जाएगा। अगला पॉइंट है अगर लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सेप्ट नहीं करती है काउंसिल के रिकमेंडेशंस को तो भी मनी बिल को पास मान लिया जाएगा दोनों हाउसेस से, चाहे वो अमेंडमेंट्स को उसमें माने या ना माने। अगर अगला पॉइंट है इफ अ मनी बिल पास्ड बाय द असेंबली। अगर कोई मनी बिल जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो गया है और लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास गया है उसकी रिकमेंडेशन के लिए, लेकिन काउंसिल ने 14 दिन के अंदर अंदर असेंबली को उसका कोई जवाब नहीं दिया, तो हम ये मान लेंगे कि दोनों हाउसेस ने उसको पास कर दिया है। 14 डेज खत्म होते ही बिल को पास मान लिया जाएगा। 199 में मनी बिल की डेफिनेशन दी गई। देखिए, हर वो बिल जो पैसे की बात करता है वो मनी बिल नहीं होता। तो मनी बिल क्या क्या होता है आइए देखते हैं। अगर इनमें से जितनी भी चीजें मैं भी आपको यहाँ पे बताऊंगी इनमें से कोई भी चीज है तो वो बिल मनी बिल होगा। सबसे पहला पॉइंट हो गया इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रेमिशन। किसी भी टैक्स का कोई लेना देना है तो वो होगा। रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ मनी और द गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द स्टेट। कोई भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है स्टेट की वो मनी बिल होगा। और क्या क्या होगा मनी बिल? कंसोलिडेटेड फंड या कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट, उससे कोई भी पेमेंट हुए या उसमें कोई भी विड्रॉल हुआ तो वो मनी बिल में आएगा। और कोई भी एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से कोई भी पैसा अगर निकाला जाएगा तो वो एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी किया जाएगा तो वो मनी बिल कहलाएगा।
कोई भी एक्सपेंडिचर जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से किए गए हैं वो सब मनी बिल कहलाएंगे। कोई भी मनी जो कि रिसीव हुई है या उसकी कस्टडी है या उसकी इशू है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, तो ये जितने भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जुड़े हुए मामले हैं ये सारे के सारे मनी बिल में। तो अब हम लोग इस पॉइंट में ये देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अगर किसी बिल में है तो हम उसे मनी बिल नहीं मानेंगे। जैसे कि अगर वो बिल कोई भी फाइन्स इम्पोज कर रहा है, कोई पिक्यूनरी पेनल्टी, या फिर वो कोई फीस डिमांड कर रहा है, या फिर कोई लाइसेंसेस की बात कर रहा है, या कोई सर्विसेज, तो ये मनी बिल्स नहीं कहलाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि कौन कौन सी चीजें मनी बिल नहीं है, और जो मनी बिल्स हैं उनको हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन खड़ा होता है लेजिस्लेचर में कि एक कोई भी जो बिल है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, वो मनी बिल है या नहीं है, तो ये कौन डिसाइड करेगा? तो जो स्पीकर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनका जो डिसीजन होगा कि ये मनी बिल है या मनी बिल नहीं है, वो डिसीजन स्पीकर का फाइनल होगा। और जितने भी मनी बिल होंगे ना, उनके ऊपर लिखा होगा when it is presented to the governor for assent, तो सर्टिफिकेट लगा होगा स्पीकर का जिसमें ये लिखा होगा स्पीकर के द्वारा कि whether it is a money bill or it is not a money bill. Moving forward, assent to bills देखिए, when a bill has been passed by the legislative assembly of a state or has been passed by both houses, it shall be presented to the governor. जब दोनों हाउसेस से पास हो जाएगा तो गवर्नर को दिया जाएगा। बहुत आसान है। एंड गवर्नर उसको डिक्लेयर कर देंगे कि वो उस पर अपनी असेंट दे रहे हैं या वो अपने असेंट को भी विदहोल्ड कर रहे हैं, ताकि वो उसको कंसीडरेशन करवा सके। किससे कंसीडरेशन करवा सके? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। अब इसमें एक प्रावधान यहाँ ये भी आता है कि जो गवर्नर है उनको जैसे ही बिल दिया जाएगा, एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द प्रेजेंटेशन टू हिम ऑफ द बिल फॉर असेंट, रिटर्न द बिल, वो बिल को रिटर्न कर देंगे अगर वो मनी बिल नहीं होगा तो। और उसके संग में एक मैसेज भेजेंगे कि अगर उनको बिल में कोई चेंजेस करने हैं तो उन चेंजेस को इंट्रोड्यूस करें, उन अमेंडमेंट को करें। और उसके बाद जब वो बिल वापस से हाउस के पास आएगा तो उस हाउस को उस बिल को रिकंसीडर करना पड़ेगा। और अगर अब बिल ने दोबारा से उन गवर्नर द्वारा कही गई बातों को माने हुए या बिना माने हुए बिल को पास कर दिया गया, इसके बाद गवर्नर दोबारा से अपनी असेंट को विदहोल्ड नहीं करेंगे, उनको असेंट देनी पड़ेगी। उसके बाद में ये प्रावधान आता है कि गवर्नर शैल नॉट असेंट टू बट शैल रिजर्व फॉर द कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर वो असेंट नहीं दे रहे हैं और वो कंसीडरेशन के लिए रिजर्व कर रहे हैं, क्यों रिजर्व कर रहे हैं? क्योंकि गवर्नर को ऐसा लग रहा है कि अगर ये लॉ बन गया तो फिर ये जो हाई कोर्ट की पावर्स हैं उनको एंडेंजर कर सकता है। तो फिर वो ऐसे में विदहोल्ड कर सकते हैं असेंट को। और ये लास्ट स्लाइड है, इसमें है कि बिल्स रिजर्व फॉर कंसीडरेशन व्हेन अ बिल इज रिजर्व्ड बाय अ गवर्नर। अगर गवर्नर ने किसी बिल को रिजर्व कर लिया है कि वो इसको प्रेसिडेंट के संग डिस्कस करेंगे, तो प्रेसिडेंट ये चीज को डिक्लेयर करेंगे कि वो बिल को असेंट दे रहे हैं या बिल पे अपनी असेंट रोक रहे हैं। और जब बिल एक मनी बिल नहीं होगा तो प्रेसिडेंट डायरेक्ट कर सकते हैं, किसको डायरेक्ट कर सकते हैं? गवर्नर को, कि वो वापस से बिल को रिटर्न कर दे। और जब इस बिल को रिटर्न किया जाएगा तो हाउस उसको रिकंसिडर करेगा 6 महीने के अंदर अंदर, जब उसे वो मैसेज मिला, और दोबारा से इसको पास कर दिया जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत आसान टॉपिक है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना है। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर संस्कृति। बाय बाय, टेक केयर।